Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our lecture from where we have left in our last lecture. That ये जो चीज़ें हम लोगों ने की थी लास्ट टाइम, वहीं कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी। हमने वेरिएंट्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था। ठीक है, वेरिएंट्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड में हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स मेथड कैसे वेरी करता है अंडर कैसे उसको डील करना है सरकमस्टेंसेस में, कब क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन हो सॉरी मिनिमाइजेशन हो तो कैसे करना है, इनइक्वालिटी रॉन्ग डायरेक्शन में हो तो कैसे करना है, डीजनरेसी कब आएगी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब आएगा। ये सारे हमारे वेरिएंट्स है। और हमने मिनिमाइजेशन किया था। मिनिमाइजेशन में आप क्या करते हैं, सिंपली ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके वही फंक्शन रखते हैं, आपका वो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इनइक्वालिटी इन द रॉन्ग डायरेक्शन आपने पढ़ा था कि आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग -1। और हमने ये कहा था कि भाई बेस्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है कि हम क्या करें, टू फेज या बिग एम टेक्निक लगाएं। अगर आपका एक कांस्टेंट क्या है ग्रेटर हो, एक सारे हो तो फिर दूसरी बात है, एक जब होता है चेन तो फिर आपको बिग एम टेक्निक और टू फेज लगानी पड़ेगी। उसके बाद टाई फॉर लिविंग बेसिक वेरिएबल था। जब आपके पास बेसिक वेरिएबल टाई करें जो लीव करने हैं तो आप फिर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करें। देन वही क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले एक को आर्बिट्री लीव करवाते हैं फिर दूसरे को, फिर हम उस पर सॉल्यूशन चेक करते हैं। दिस वाज द टाई, जब आपके रेशियोज क्या हो जाए इक्वल। देखें इन दिस सर्कमस्टेंसेस बोथ आर इक्वल। उसके बाद हम लोगों ने टेम्पररी डीजनरेट कहा था। हमने कहा था डीजनरेसी टेम्पररी होती है। और डीजनरेसी क्या होती है, जब आपका एक बेसिक वेरिएबल जीरो, योर बेसिक वेरिएबल इन दिस केस इज एक्स। ओके, एक्स इज योर बेसिक वेरिएबल और y आपका बेसिक वेरिएबल है, S1 आपका बेसिक वेरिएबल है। एक चीज आपको मैं थोड़ी आज क्लियर करूं, ये जो बेसिक वेरिएबल है ना थ्री, कौन से हैं, S1, y और x। यहाँ पे देखें टेबल में इसके कोफिशिएंट जीरो होंगे, ऑब्जेक्टिव रो में देखें जीरो है, x का भी, y का भी, S1 का भी। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल में भी देखें टाई वाला, सॉरी टाई वाले में ही देख रहे हैं, टेम्पररी में देखें। टेम्पररी क्या होता है आपका, जो इन जनरल डी जनरेट क्या होता है जब आपका एक बेसिक वेरिएबल जीरो हो। ठीक है, in this case your basic variable x was zero, that is why this is called degenerate solution। और टेम्पररी क्या होता है, वो टेम्पररी का मकसद है उसमें डीजनरेसी होती है लेकिन टेम्पररी होती है, एक इटरेशन के बाद या दो के बाद वो गायब हो जाती है जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। यार वी कैन सी दैट, देखें एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि देखें वाई एक्स और S3 इसके कोफिशिएंट यहाँ जीरो होने चाहिए। देखें जीरो है, जो बेसिक वेरिएबल है। नाउ दीज आर थ्री बेसिक वेरिएबल and their coefficient are zero, except these three variable, other variable will be treated as non basic in the final table, और other variable are S1 and S2, ये क्या होगा, नॉन बेसिक। एट द बिगिनिंग हमने कहा था नॉन बेसिक x और y होते हैं और बेसिक S1 S2 S3, बट फाइनल रिजल्ट में आपके बेसिक क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। समटाइम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन दिस एग्जांपल x y S3 are basic and their coefficient in the objective row are zero। ये चीज भी आपको देखनी होती है, क्योंकि अगर जीरो कोफिशिएंट नहीं होंगे तो फिर उसके बाद अल्टरनेट सॉल्यूशन होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अल्टरनेट सॉल्यूशन। तो तभी मैंने आपको थोड़ा सा मैं बैक पे जा रहा हूँ और आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। अनबाउंडेड सॉल्यूशन हम लोगों ने किया था। अनबाउंडेड सॉल्यूशन में आपके पास सॉल्यूशन कोई आता नहीं है, उसमें आप क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। सॉल्यूशन अनबाउंडेड होता है, कोई रीजन नहीं आता है उसमें। और सम टाइम अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस में बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी होता है, कहीं ना कहीं हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। हमने यहाँ पे देखा था अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस था पर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो दिस इज अवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने की थी, दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक इन आवर लास्ट लेक्चर, नॉन एग्जिस्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन, जिसके पास फिजिबल सॉल्यूशन मौजूद ही ना हो। हमने इसको हल किया था और हमने कंक्लूड किया था कि भाई ऑब्जेक्टिव रो में आपके पास क्या है, इन दिस ऑब्जेक्टिव रो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं, लेकिन आपका आर्टिफिशियल जो वेरिएबल है वो बेसिस में मौजूद है। और आपको पता है जब आप आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करोगे तो उसका ज़रूरी होता है वो बेसिस को लीव करे। वो बेसिस को लीव नहीं कर रहा है, इसका मकसद है दिस प्रॉब्लम डज नॉट हैव सॉल्यूशन। ठीक है,
दैट इज़ इट फॉर टुडे। और जो लास्ट टाइम हमने किया था रिवीजन कर ली, दैट इज़ इट। और हम चलते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है मल्टीपल और अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसको करने से पहले दोबारा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें ये आपने कहा सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल हमने कहा ये इसका सॉल्यूशन है, देखें इसके जो बेसिक वेरिएबल हैं वो एक्स और वाई हैं, और इसके जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है, जीरो और जीरो, ये बेसिक हो गए। और नॉन बेसिक कौन से हो गए, S1 और S2, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ लें कि जो फाइनल टेबल होती है, अगर उसमें बेसिक वेरिएबल दो हैं तो उसके कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन की रो में जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जीरो। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वन होता ना तो हम कहते कि इसके पास और भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि सिंप्लेक्स की तो ये सिंप्लेक्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रो में स्टिल बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट आ रहा है। क्योंकि सिंप्लेक्स क्या कहता है, सिंप्लेक्स कहता है कि भाई आपके पास एक सॉल्यूशन कब होता है, जब आपकी ऑब्जेक्टिव रो में कोई मैक्सिमाइजेशन में कोई नेगेटिव एलिमेंट ना हो, और बेसिक वेरिएबल आपके पास जो भी है वो ऑब्टेंड हो, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड, हम कहते हैं कि भाई कोई नेगेटिव नंबर ना हो, सिंपल हम ये कहते हैं। बट समटाइम्स क्या हो जाता है, आपके जो बेसिक वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट यहाँ आ जाते हैं, सॉल्यूशन तो उसके पास आया फिर भी, लेकिन हम कहते हैं इसके पास एक और सॉल्यूशन भी होगा, एक और भी होगा, हो सकता है इसके पास 10 सॉल्यूशन हो सकता है इसके पास 20 हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग वी कंक्लूड दैट इसके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होते हैं। देखें मूव करते हैं, मल्टीपल आर अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, एक से ज़्यादा, मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, जैसे यूनी डायमेंशनल एक होता है, मल्टी डायमेंशनल मोर देन वन होता है। अल्टरनेटिव मतलब उसके अलावा भी हो अल्टरनेटिव, आपके पास जैसे क्रिकेट में होते हैं ना भाई सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट किसी को रिप्लेस करता है, अल्टरनेट होता है ना वो। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, कह रहा है इन सम ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स वी फेस अ सिचुएशन दैट फाइनल बेसिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम नीड नॉट बी ओनली वन। कह रहा है कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके पास जो फाइनल टेबल की जो सॉल्यूशन होती है ना, वो हमें बताती है कि इसका सॉल्यूशन एक नहीं है, उसमें कोई रीजन होता है तभी तो बताती है। देखें, बट देयर मे बी अल्टरनेटिव और इनफाइनाइट बेसिक सॉल्यूशन, कहता है हो सकता है कि वहाँ अल्टरनेटिव या इनफाइनाइट बेसिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे हो। एग्जाम्पल विथ डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्सेस, कह रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट मिक्स आप मिलाएंगे, ठीक है, वी हैव द सेम वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन नेमली द प्रॉफिट। कह रहा है क्या होता है कि जो वैल्यूज अल्टरनेटिव और बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं ना, हमें कैसे पता चलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वहाँ पे वैल्यू सेम देता है। भाई देखें, हमने कहा कि हमने सॉल्यूशन हल किया और हमारे पास रिजल्ट आई, प्रॉफिट आया 10। 10 को लिखने के तरीके तो बहुत सारे हैं ना, 10 को लिखने के, एक चीज आप याद रखें, 10 को लिखने के तरीके ऐसे नहीं है कि बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन होती है। अगर मैं कहूँ z इक्वल टू x1 प्लस x2, मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 10, क्योंकि x 2 भी हो सकता है और x2 8 हो सकता है, 7 और 3 भी हो सकता है, 5 और 5 भी हो सकता है, 2 और 8 भी हो सकता है, तो 8 और 2 भी हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं होगा 12 - 2, आपको पता है कि डिसीजन वेरिएबल आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज आपको याद रखनी, नेगेटिव नहीं होंगे। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें 100 अगर हमने प्रॉफिट ऑब्टेन किया, 100 तक पहुंचने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम में एक ही होता है, बट जब अल्टरनेटिव आपके पास है, मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, तो 100 तक पहुंचने के तरीके आपके पास बहुत है ना। भाई एक चीज ये है कि अगर किसी को हैदराबाद से कराची जाना है तो जाहिर सी बात है, अगर उसको एक रूट पता है तो वो एक ही फॉलो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ जामशोरो जाना है, कराची दूर है, जामशोरो जाना है, उसको एक रूट पता है तो वो वही फॉलो करेगा। इन केस जिसको 2 रूट फॉलो है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, कोई 3 रूट से भी आ सकता है, कोई मुख्तलिफ डायरेक्शन से आपके लोग आ सकते हैं, ठीक है। 3 रूट तो मिनिमम है इस वक्त, ठीक है। तो कहने का मकसद है, प्रॉफिट हम ऑब्टेन करते हैं, हम सिंप्लेक्स की फाइनल टेबल बनाते हैं, उसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं कि बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट आपके ऑब्जेक्टिव रो में ज़ीरो हों। अगर ज़ीरो नहीं है उसका मकसद है इस प्रॉब्लम के पास एक और सॉल्यूशन है, ठीक है। और भी एक पहचान है जो आप क्वेश्चन को देख के कह सकते हैं कि इसके पास मल्टीपल या अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो किसको, क्वेश्चन को देख के। और रिजल्ट को देख के आप कैसे बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक वेरिएबल जो भी होंगे उनके कोफिशिएंट जीरो होंगे।
कह रहा है दिस अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन इज पैरेलल टू द बाइंडिंग कांस्टेंट। देखिए आ गई बात, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। फिर हम कहते हैं कि दो लाइन ऐसी हैं जो पैरेलल हैं, वो कभी आपस में मिल नहीं सकती हैं, इट मींस इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आता है दो लाइन्स ऐसी होती हैं जो कोइंसिडेंस लाइन होती हैं, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं और हर जगह वो कट करती हैं, और उनकी पहचान क्या होती है, दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। वो क्या होती हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर होती है। जो उनके पास वेरिएबल होते हैं दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। दैट इज वाई कि हम एक्स और वाई की दो वैल्यू रखते आते हैं, हमारे पास क्या हो जाता है, सॉल्यूशन सेम आता है। तो इसका यही कहने का मकसद है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, वो पैरेलल होगा किसी भी कांस्टेंट के। देखें, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x + 2y z = अब देखें कहीं ना कहीं ये चीज होगी, देखें ये रही 3x + 2y, ये आपस में दोनों क्या है, ये आपके पास दोनों चीजें क्या हैं, ये कोइंसिडेंस लाइन जाके बनाएंगी। जब बनाएंगी तो इनके पास बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक जगह थोड़ी वो कट करेंगे, तो हर जगह कट करेंगी। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कह रहा है देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टेक्स सेम ऑप्टिमल वैल्यू एट मोर देन वन बेसिक पॉइंट। कह रहा है फिर क्या होगा, जब लाइन्स आपकी पैरेलल भी हो रही हैं, फिर जाके वो कोइंसाइड करेंगी। जब वो कोइंसाइड करेंगी तो आपका जो सॉल्यूशन होगा एक से ज्यादा होगा। दीज आर कॉल्ड अल्टरनेटिव बेसिक सॉल्यूशन। इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेटिव बेसिक सॉल्यूशन। ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करेंगे, आपको वहां से भी क्लियर हो जाएगा। Any weighted average of the basic optimal solution should also yield an alternative non-basic feasible solution, which implies that the problem will have multiple or infinite number of solutions without further changes in the objective function. This is illustrated in the following example. मैं इसका निचोड़ दूं, मैंने वंस अगेन रिपीट करूं, आप प्रॉब्लम को देखेंगे उसमें लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दो लाइंस पैरेलल होंगी और वो कोइंसिडेंस की तरफ जाती हैं, कोइंसाइड करती हैं। व्हेन दे कोइंसाइड दे हैव मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। और आप जब सिंपलेक्स टेबल को कंक्लूड की तरफ लेके जाएंगे, तो जब आप पॉजिटिव देखेंगे एलिमेंट सारे पॉजिटिव हैं, नो नेगेटिव नंबर, तो आप कंक्लूड करते हैं ये रिजल्ट है। फिर आप बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट देखेंगे, अगर बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट आपके पास क्या है, अगर बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट आपके पास नॉन जीरो है, तो आप कहेंगे कि इसके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगा। लेट्स डू एन एग्जांपल। हमने सवाल देखा, हमने कहा 3x + 2y ये दोनों सेम आ रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 3 की जगह 9 कर दूं, 2 की जगह 6 कर दूं, तो भी तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, स्केलर मल्टीपल हो गए ना। देन once again it will have multiple or alternative optimal solution। प्रॉब्लम मैक्सिमा इसका है, कांस्टेंट लेस देन है, आपको पता है सिंपलेक्स मेथड लगेगा, आपके डिसीजन वेरिएबल क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा ये चीज भी आप नोट करें कि यहाँ मेंशन है एक्स और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समटाइम्स इट हैपेंस, वो कहता है एक्स ग्रेटर देन जीरो है, वाई पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। समटाइम ऐसे भी होता है, फिर आपको कुछ और तरीका लगा के उसको ऑब्टेन करना होता है, वो भी हमारा आज का टॉपिक है। देखें, कह रहा है विथ ग्राफिकल अप्रोच एज इन द फिगर इट इज एविडेंट दैट। हमने क्या किया, हमने पहले ग्राफ बनाया। देखें भाई इजी है ना ग्राफ, एक्स लेस देन 40 आपको पता है, एक्स लेस देन 40 ग्राफ ये रहा आपके पास, सॉरी दिस ये रहा 40। हम ऐसे ही बनाते हैं ना, यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं दैट इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। हमने कहा लेस देन 40 है तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा, क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो लेस देन जीरो इज लेस देन 40। ठीक है, आप यहाँ पुट करेंगे तो जीरो लेस देन 40 होगा तो टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा। ये हमने ग्राफिक में किया था, देखें दैट इज वाई। उसके बाद y क्या है, लेस देन 60 है। चलें भाई y इसने ड्रा किया होगा, ये रहा y। 60 लेस देन है तो डाउनवर्ड ओरिजिन पे आएगा, जीरो पुट करेंगे तो जीरो लेस देन 60। ओके, फिर आप क्या करते हैं, y जीरो रखते हैं तो x क्या मिलता है आपको, x मिलता है आपको 60, और आप x जीरो रखते हैं तो y 90। देखें y आपके पास ये रहा 90 और x आपके पास यार 60। फिर आप टेस्ट करते हैं ओरिजिन, ओरिजिन तो जीरो लेस देन 180 हो जाएगा, तो आपने कहा ये टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। और आप क्या करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट हो जाता है,
ये पॉइंट हो जाता है, ये पॉइंट हो जाता है, ठीक है, कार्नर पॉइंट होता है ना आपके भाई, ये पॉइंट हो जाता है। अब हमने कहा कि जो हमारे पास अ, ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको ड्रा कर दें। इसको ड्रा करने का इजी तरीका है, इस z की जगह आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट लिख दें, 3 2 6, यहाँ क्या लिख दें 6। और बहुत सारे तरीके, मैंने एक बेसिक बताया, आप रख दें 6। अब यहाँ 6 आ गया, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, तो ये हो गया 3x + 2y = 6। कोई भी कोफिशिएंट हो उसको मल्टीप्लाई करें, भले आप क्या करें 6 से, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, डज नॉट मैटर। अगर 6 से, तो मैं अगर यहाँ पे x 0 रखूँ तो y क्या आएगा 3। ओके, अगर मैं y 0 रखूँ तो x क्या आएगा 2। तो देखें यही चीज़ इसने ड्रा की है। देखें हमारे पास x क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे 6 से x क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। देखें x हमारे पास ये बता रहा है दैट इज 2। मतलब इसने, आप भले देखें, भले फिगर यहाँ पर बने, डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं, आपको अंदाजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंदाजा। देखें ये हमारे पास लाइन यहाँ आ रही है, फिर जाहिर सी बात है हम कह रहे हैं ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो इसको मूव करवाते हैं, यहाँ से ऐसे मूव करवा रहे हैं, ऐसे लाइन मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन, पैरेलल है ना, मूव कर रही है, मूव कर, इसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर आएगी तो कहाँ कट करेगी, यहाँ पर, और यहाँ पर आके कट करेगी, कहाँ पर, यहाँ और यहाँ। क्योंकि ये लाइन अगर आप यहाँ लेके हैं ऐसे ऐसे, भले छोटी हो यहाँ पर हो, भले कोई मसला नहीं है, लेकिन मूव तो ऐसे ही करवाएंगे ना टूवर्ड्स द फिजिबल रीजन। यहाँ आके इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इधर पे, इधर y क्या है 60 है, और x क्या है राउंड अबाउट 30 है, यहाँ 20 है, ठीक है। यहाँ देखें इसने लिखा है x 20 y 60, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे आपके पास y 40 है, x क्या है 30 है, ठीक है। यहाँ पे x 40 है, सॉरी दिस इज, ऐसे मूव करते हैं ना ऐसे, लाइक दिस, x इज 40, ये कौन सी पॉइंट है x 40 y 30, ये कौन सी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज y 60 x 20। क्योंकि आप इसको नंबर लाइन पे जैसे हम ग्राफ पे बनाते हैं ना, ग्राफ पे यहाँ से देखते हैं ऐसे ऊपर आ रहा है 20, फिर यहाँ से आ रहा है 60, तो 20 60, फिर हम कहते हैं ये पॉइंट है, तो क्या है x क्या है 40 और y क्या है 30। तो हमने क्या किया, इस लाइन को मूव करवाया, यहाँ पे आके ये फिक्स हो गई फिजिबल रीजन पे। हमने कहा कि इसके पास दो तो सॉल्यूशन आ रहे हैं, यहाँ पे देख के बता रहे हैं कि x 20 y 60, ग्राफिकल मेथड यूज किया है हमने, ठीक है, और x 40 y 30 तो आ रहा है, और बहुत फिजिबल सॉल्यूशन। क्यों फिजिबल सॉल्यूशन है, दोनों पे आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका प्रॉफिट क्या है 1 8 0 है। आप इसमें रखें, x की जगह रखें 20, y की जगह 60, तो आपको यही मिलेगा 180। x की जगह 20, y की जगह 60, x की जगह 20 रखेंगे तो 60, और y की जगह क्या था, y की जगह था 60, 60 तो 120, 180 हो गया, ठीक है। फिर अगर x की जगह 40 रखेंगे, x की जगह 40 रखें तो यहाँ 40 रखें, 120, और यहाँ पे क्या था 120, और यहाँ पे था 30, 30 और 30 को 2 से करेंगे 60, वंस अगेन 180। देखें दोनों पे सेम आ रहा है। मैंने आपको क्या कहा, 180 को ऑब्टेन करने के जब मल्टीपल सॉल्यूशन होगा तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं 90 90, मैंने सिंपल दे दिया कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके, ठीक है 180। कह रहा है सिंस द टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कह रहा है दो लाइन आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक है 3x + 2 है, दूसरा कांस्टेंट है 3x + 2 है, दोनों ऑब्जेक्टिव लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि दोनों के जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के है वो सेम है और दोनों पैरेलल हो रही हैं। एंड द थर्ड कांस्टेंट, कह रहा है सिंस द टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द थर्ड कांस्टेंट आर पैरेलल, कह रहा है दो आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करनी है और जो थर्ड कांस्टेंट है आपका क्या है पैरेलल है। सिंस द टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द थर्ड कांस्टेंट आर पैरेलल, वही चीज है, दो लाइनें कह रहा है कि दो, एक ये भी रिप्रेजेंट करे ये भी, और ये पैरेलल भी तो है ना आपस में। We observe that as the line of objective function is moved, कह रहा है अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन को मूव करवाएं ऐसे इसकी तरफ, विजिबल रीजन की तरफ मूव करेंगे, दूसरी तरफ थोड़ी वो करेंगे, इन द सॉल्यूशन स्पेस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वैल्यू, अगर इसको मूव कराएं हमें मैक्सिमाइज करना है ना वैल्यू को, द ऑब्जेक्टिव लाइन विल कोइंसाइड, क्या हो जाएगी ऑब्जेक्टिव लाइन इसके ऊपर आके बैठ जाएगी, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे। अगर इसके ऊपर आके बैठ जाएगी तो इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे विथ, ठीक है,
कोइंसाइड विथ द लाइन रिप्रेजेंटिंग थर्ड कांस्टेंट, क्या हो जाएगा फिर वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड कांस्टेंट को। दिस इंडिकेट दैट नॉट ओनली द 2 पॉइंट्स, तेरा यही वजह है, ये 2 पॉइंट नहीं होंगे, इसके अलावा सारे पॉइंट होंगे, are the not only 2 point 20 60 and 40 30 are the only basic solution to the programming problem, to the linear programming problem, but all points in the entire line segment between these two extreme points are basic optimal solution। कह रहा है ऐसे नहीं होगा, ये जब लाइन इसके ऊपर आके बैठेगी तो ये पूरी लाइन कोइंसाइड करेगी, ये तो हर जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है एवरीवेयर, ये तो इसके मैक्सिमम है, इसके बिटवीन भी तो आएंगे, वो सारे इसके क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इंडीड वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, कह रहा है इसी वजह से हमारे पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, एंड हेंस नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू दी नॉन लीनियर सॉल्यूशन टू दी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, यही चीज़ है। देखें क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम जब इसको मूव करवा रहे हैं, ये इसके ऊपर आके बैठेगी, तो ये तो इसके दो क्या है, एक्सट्रीम है, एक ये, इसके अंदर भी बहुत सारे आपके पास पॉइंट होंगे। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, जहाँ पे आपके पास ग्राफिकल में तो ऐसे करते हैं ना, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उन पॉइंट पे हम प्रॉफिट निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हल करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू होगी वो, हमने कहा इन दो पे तो आ रही है, ये देखें अल्टरनेट सॉल्यूशन हो गया, एक और भी है, और बहुत सारे इसलिए भी हैं कि ये कोइंसाइड कर रही है, बहुत सारे होंगे। दिस इज योर मल्टीपल और अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल जो हमारे पास गिवन था, इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव रो को यहाँ लेके आएंगे, -3x - 2y। ओके, देखें -3x - 2y, x प्लस s1 इक्वल टू 40, x प्लस s1 इक्वल टू 40, y प्लस s2 इक्वल टू 60। ओके, y प्लस s2 इक्वल टू 60 एंड 3x प्लस 2y प्लस s3 इक्वल टू 180। ओके, देखें। ओके, कह the above equation are conveniently set down in the initial table and further iteration, हमने क्या कहा, इसको सिंप्लेक्स की टेबल में फिक्स किया। once again we will start the same process, we say that there is a most negative number in the objective row, that is -3, therefore x is the entering variable in our basis and some variable will leave। हमने रेशियो निकालते हैं, इस ऑब्जेक्टिव कॉलम जो इसकी पाइवट कॉलम है उससे डिवाइड करवाते हैं, 40/140, 60/0 infinity, 180/360, smallest positive ratio except objective row, this is 40 and 60, that is smallest positive number is 40, here s1 will leave the bases and x1 will enter the bases। देखें x enter and s2 leave the bases। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी टू से दैट, यहाँ पे आपका क्या लीव करा, s1, यहाँ पे s1 है। ओके, दिस इज s1 नॉट s2। आपको पता है कि जब S1 लीव करेगा और X इंटर करेगा, इसकी पहचान क्या होती है, नेक्स्ट स्टेशन में क्या होना चाहिए, दिस इज योर पाइवोट एलिमेंट, बिकॉज ये इंटर कर रहा है X और ये आपका पाइवोट कॉलम था, ये आपका पाइवोट रो था, दिस इज द पाइवोट एलिमेंट। इसके जो ऊपर और जो इसके नीचे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0, और यहाँ पर X होगा। ठीक है, देखें ये रहा X और ये रहा 1, इसके ऊपर होनी चाहिए। You will apply the same process we have discussed many times कि आप क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ज़ीरो बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ हल करते हैं और इन पे भी असर पड़ता है, and you obtain the equal result। Once again we see that -2 is most negative number, still there is a negative number in our objective row, so we will repeat the same process, we say that y will enter the bases and some variable leave the bases। क्या होगा, रेशो बनाया, रेशो में 60 और 30 आया, हमने कहा 30 स्मॉलेस्ट है, S3 क्या करना है, लीव करना है, क्या करेगा, S3 लीव करेगा, और आपका जो पाइवोट कॉलम है वो पाइवोट कॉलम ये है, ये पाइवोट रो है। ठीक है, हमने क्या किया है, उसको हल करने से पहले हमने कहा यहाँ पे 2 आ रहा है, इसको 1 कर देते हैं, तो हमने कहा इसको 1 कर दो। ठीक है, डिवाइड करवा दिया पूरी रो से 2 को, देखो 0 0
2/2, 1 - 3/2, 0, 1/2, 60/2, 30। ठीक है, वही प्रोसीजर सेम, रेशो तो वही रहेगा ना 30 भाई। सिमालेस तो यही रहा, सिमालेस तो यही रहा। फिर आपका जो वाई है वही है, वाई इंटर बेसिस को करेगा और S3 लीव करेगा। तो वाई के जो नीचे होंगे वो क्या होने चाहिए, जीरो। यहाँ पे वाई के नीचे नहीं, जे जो पाइवोट एलिमेंट है, पाइवोट एलिमेंट है 1, इसके ऊपर के जीरो होंगे और यहाँ वाई आएगा। ठीक है, ये पहचान होती है नेक्स्ट स्टेशन की। देखें वाई यहाँ पे 1, इसके ऊपर आया 0। अब देखें, वी हैव ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड कहता है कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रो में कोई नेगेटिव नंबर नहीं है और प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, तो यू हैव ऑब्टेन्ड योर डिजायर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दैट इज x इज 40, ये इन दिस केस x 40 है, S2 आपके पास 30 है, y आपके पास 30 है, एंड अदर S1 है, S3 आपके पास 0 है, और मैक्सिमा जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, 180 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो बेसिक वेरिएबल होते हैं, दिस बेसिक वेरिएबल, ये क्या होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव, जो आपकी रो होती है उसमें क्या होने चाहिए, 0। क्या ये यहाँ पर आपके पास 0 है, x भी 0 है, ठीक है, y भी 0 है, और आपके पास S2 भी 0 है। ठीक है, अब कह रहा है नाउ व्हाट इज द क्लू दैट प्रॉब्लम हैज अदर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कह रहा है अब आपके पास क्या क्लू है, आप क्या कहेंगे कि इसके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है या नहीं। ग्राफिकली तो हम कह चुके हैं, ग्राफिकली हमने क्या कहा था कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के बाद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन हमने अभी ऑब्टेन किया है, दिस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय अस व्हाइल डूइंग दिस प्रॉब्लम। दूसरे की तरफ चलते हैं, क्या क्लू है देखें, वही नोट फ्रॉम द सेकंड इटरेशन। हम कह रहे हैं कि सेकंड इटरेशन से नोट करें दैट वन ऑफ द नॉन बेसिक वेरिएबल S1 हैज अ जीरो कोफिशिएंट इन द करंट ऑब्जेक्टिव रो। कह रहा है आपके पास, हम क्या करना है, सेकंड इटरेशन से नोट करें। कहाँ है सेकंड इटरेशन, दिस इज योर सेकंड इटरेशन, सॉरी दिस इज दिस। कह रहा है वी नोट फ्रॉम द सेकंड इटरेशन दैट वन ऑफ द नॉन बेसिक वेरिएबल S1, आपका क्या है, बेसिक वेरिएबल है S1, नॉन बेसिक वेरिएबल है दिस इज। देखें एक चीज मैं आपको बताऊं, इन द बिगिनिंग हम क्या करते हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन बिगिनिंग आप स्टार्ट करते हैं कि नॉन बेसिक वेरिएबल आपके एक्स वाई होते हैं, और बेसिक वेरिएबल आपके पास क्या होते हैं, जो आप सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, वो आपके पास क्या हो जाते हैं, वो आपके पास हो जाते हैं बेसिक वेरिएबल। बट व्हेन वी कंक्लूड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, अब हम कंक्लूड कर चुके हैं, हमने कहा ये बेसिक वेरिएबल ने S2 और Y, ये आपके पास क्या है, दीज आर बेसिक वेरिएबल x S2 y, इनके कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है, और एक चीज के कह रहा है कि S1 जो आपका है, S1 क्या है, वो तो बेसिक नहीं है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, जो आपके बेसिक वेरिएबल होते हैं सिर्फ उनके कोफिशिएंट यहाँ 0 होंगे ऑब्जेक्टिव रो में, किसके, सिर्फ बेसिक के। देखें x S2 y, x S2 y, लेकिन यहाँ पे नॉन बेसिक का भी हो रहा है। तो ये नॉन बेसिक का जो कोफिशिएंट 0 हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास ऑप्टिमल, इसके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करूँ, देखें यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। देखें ये क्वेश्चन हम हल कर चुके थे, ठीक है, हमने कहा था अभी वही चीज़ है, बेसिक वेरिएबल एक्स और वाई है, यहाँ इनके कोफिशिएंट क्या है, 0 है। बाकी देखें इन बेसिक के अलावा जो बचे वो नॉन बेसिक हुए, नॉन बेसिक S और S2 देखें दोनों नॉन जीरो हैं। ठीक है, क्या है, नॉन जीरो हैं। इसका मकसद है इस प्रॉब्लम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, देखें वंस अगेन दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ देखें इसके बाद ये सॉल्यूशन ऑब्टेन किया था। देखें बेसिक वेरिएबल है x y S3, इनके कोफिशिएंट 0 होंगे। देखें x y S3, बाकी नहीं होंगे। देखें S1 का भी नहीं, S2 का भी नहीं। दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पे बेसिक वेरिएबल x S2 और y हैं तो इनके कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। बाकी S2 का क्यों 0 हो रहा है, S2 तो नॉन बेसिक है। अगर S2 का 0 हो रहा है तो इसका मकसद है इस प्रॉब्लम के पास एक और भी सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है, एक और भी सॉल्यूशन है। दैट इज वाई देखें वन ऑफ द नॉन बेसिक वेरिएबल S1 हैज अ जीरो कोफिशिएंट इन द करंट ऑब्जेक्टिव रो रिप्रेजेंटिंग z equal to 180 plus 0 times S1 minus S3
Now, as the non-basic variable s1 is increased, the value of the z neither increases nor decreases. So the corresponding basic feasible solution should also be optimal. कह रहा है कि देखें नाउ जो आपके पास नॉन बेसिक वेरिएबल है s1, ठीक है, इज इंक्रीज, अगर हम उसको इंक्रीज करें, द वैल्यू ऑफ z नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। कह रहा है आप एक काम करें, s1 को इंक्रीज करें, कुछ भी करें या डिक्रीज करें, कह रहा है उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रो में तो वो जीरो है और वो जीरो से मल्टीप्लाई करेगा वो जीरो। देखें यहाँ पे आप 1000 रखें, 2 लाख रखें या उसको डिक्रीज करें, मैंने कहा 2 लाख है उससे मैं डिक्रीज करूँ लाख, मैं कहूँ 3 लाख बनाए, लेकिन होगा तो वो जीरो ना, क्योंकि मल्टीप्लाई वो जीरो से कर रहा है। दैट इज वाई ये कह रहा है कि इसका कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, इसका इम्पेक्ट नहीं होगा। इसका मकसद है आपके पास जो दैट करस्पॉन्डिंग बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन शुड आल्सो बी ऑब्टेन, कह रहा है जो आप इससे आप सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे वो भी आपके पास क्या होगा, फिजिबल होगा। वी कैन फाइंड अनदर ऑप्टिमल बेसिक सॉल्यूशन बाय ब्रिंगिंग द नॉन बेसिक वेरिएबल एस इनटू द बेसिस। कह रहा है एक और सॉल्यूशन निकालने के लिए आप सिंपल क्या करें, एस वन को बेसिस में लेके आए, इस एस वन को बेसिस में लेके आए एंड द वेरिएबल एस टू लीव द बेसिस। कह रहा है और आप क्या करें, एस वन को यहाँ पे लेके आए बेसिस में और एस टू को लीव करवा दें। वी हैव अनदर इटरेशन परफॉर्म्ड एज शोन बिलो। फिर आप क्या करेंगे, एस वन को जो आप जाहिर सी बात है एस वन का कोई इम्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, एस वन को बेसिस में लेके आए। अभी मैंने बताया एस वन की वैल्यू आप बढ़ाएं या कम करें, प्रॉफिट वही रहेगा। तो आप क्या करें, नॉन बेसिक वेरिएबल एस वन है उसको आप बेसिस में लेके आए और एस टू को लीव करवा दें। किसको लीव करवा दें, एस टू को लीव करवाएं, आप इटरेशन परफॉर्म करें, आपको अनदर सॉल्यूशन मिलेगा। वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर और हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे इसी प्रॉब्लम को, और इसी प्रॉब्लम के मुतालिक जो थोड़ी बहुत और इटरेशन परफॉर्म है इसको डिस्कस करेंगे, कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह ताला इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। और हमारा जो लास्ट होगा दैट विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, इसको भी डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। टुडे दैट इज़ इट। अगर किसी को सवाल पूछना है so he can ask the question. I think it's enough for today. Thank you very much. Inshallah, we will discuss this topic in next lecture. Anyone can ask the question if he wants to ask the question. Thank you.